नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल एक कहानी रमा की जुबानी में। मैं रमा इस सप्ताह श्रीमती अर्चना पैन्यूली की कहानी वह उसे क्यों पसंद करती है लेकर आई हूं। तो सुनते हैं कहानी वह उसे क्यों पसंद करती है। बोरीवली लोकल ट्रेन में छत से लटकते कुंडे को पकड़े अतिथि के दिलो दिमाग में आवेगों का झंझावात मचा है। लेडीज फर्स्ट क्लास का डिब्बा होने के बावजूद भीड़ इस कदर है कि उसे खड़े होने की बित्ते भर की ही जगह मिल पाई है। अगल बगल औरतें सटी खड़ी हैं। उनके आपस में सटे हाथों से यह पता लगाना मुश्किल सा हो रहा है कि कौन सा हाथ किसका है। दादर, माटुंगा रोड, माहिम, बांद्रा, खार। थोड़ी थोड़ी देर में ट्रेन रेंगते हुए हर एक स्टेशन पर क्रमशः रुकती। हुड़दंग सा मचाता हुआ औरतों का सैलाब उतरता और भिन भिन करता हुआ दूसरा सैलाब अंदर घुस जाता। ट्रेन एक झटका देकर दूसरे स्टेशन के लिए चलने लगी। यद्यपि अतिथि रोज ही ऐसे भीड़ भड़क्का में सफर करने की आदी है, किंतु आज उसे औरतों का यह सैलाब और कोलाहल बहुत ही अप्रिय लग रहा है। वे जल्दी से घर पहुंचकर नितांत एकांत में चले जाना चाहती है, जहां कोई न हो, सिर्फ एक चुप्पी व शून्यता हो। ट्रेन के झटकों के साथ रह रहकर वे अपने इर्द गिर्द खड़ी औरतों से अनायास ही टकराते जा रही है। संभवतः सभी औरतें उसी की तरह अपने अपने दफ्तर से लौट रही हैं, जहां वे रोज सुबह अपने घर के कई जरूरी कामों को छोड़कर जाती हैं कि घर की आमदनी में अपना भी कुछ सहयोग दे दें, ताकि महानगर के खर्चों को वहन कर लें। उसकी तरह सभी के कंधों पर बैग लटक रहे हैं और चेहरों पर एक गहरी थकान। किंतु अतिथि के मस्तिष्क में एक उपद्रव भी चल रहा है। वह आज अपना रेजिग्नेशन लेटर बॉस की मेज पर पटक आई है। एडवर्टाइजिंग कंपनी का अपना 2.5 वर्ष पुराना व मोहक जॉब उसने छोड़ दिया है। कई कारण थे छोड़ने के। एक तो बहुत ही बिजी थी। 30-40 हजार रुपए देकर ये कंपनियां समझती हैं कि उन्होंने लोगों को खरीद लिया है। अतिथि से पूरी नहीं हो पाती थी उनकी अपेक्षाएं, लेकिन घर की आर्थिक मजबूरी व कंपनी से मिलती ऊंची तनख्वाह का मोह उसे नौकरी से चिपके रहने को बाध्य करता रहा। कई बार चाहने के बावजूद वह नौकरी छोड़ नहीं पाई। ऑफिशियली ऑफिस का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक था, लेकिन देर रात तक उसे रुकना पड़ता था। कई बार उसने कंपनी के बॉस से कहा था कि वह रात 8-9 बजे तक ऑफिस में नहीं रुक सकती है। 9 बजे ऑफिस से निकलकर रात 10 बजे तक वे घर पहुंचती है। स्नान, भोजन इत्यादि से निपटकर 12-1 बज जाता है बिस्तर में लेटने पर। सुबह 8 बजे घर से दफ्तर के लिए निकल पड़ना। जिंदगी बस ऑफिस व लोकल ट्रेन में सिमट कर रह गई है। अपनी कोई व्यक्तिगत जिंदगी नहीं रह गई उसकी। इतना ही नहीं, कंपनी के काम से जब तब क्लाइंट से मिलने दूसरे शहरों में भी जाना पड़ता। अभी पिछले ही सप्ताह वह 4 रोज के लिए नागपुर गई थी। आज फिर बॉस कल सुबह के लिए बेंगलोर चलने को कहने लगे। इस बार उसने स्वीकार नहीं किया, स्पष्ट इनकार कर दिया। इनकार बहस में बदला और बहस की परिणति त्यागपत्र। त्यागपत्र देने से पहले बॉस के साथ बड़ी घृणित व उग्र बहसबाजी हुई। उस कलह की वजह से अतिथि का मन विषाद से भरा है, साथ ही कई अन्य प्रश्नों से बेचैन कर रहे हैं। वह जोश में रेजिग्नेशन लेटर बॉस की टेबल पर पटक तो आई है, लेकिन क्या वह जानती नहीं कि उसकी नौकरी उसके घर के लिए कितनी आवश्यक है। घर का एक एक खर्चा उसी की तनख्वाह से चलता है। उसके पति अनिल कुमार की नौकरी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। आज एक कंपनी में सेल्स बॉय बनता है
तो 2 महीने बाद दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट बेचने लगता है और तीसरे महीने बेकार बनकर घर बैठ जाता है। जब काम में रहता भी है तो घंटों के ही हिसाब से उसे वेतन मिलता है, इतना कम कि उसके भरोसे तो मकान के लोन की किश्त भी नहीं चुकाई जा सकती। सब कुछ जानते बूझते हुए भी उसने कितने गुरूर से अपना रेजिग्नेशन लेटर बॉस की टेबल पर दे मारा। किसी दूसरी नौकरी का इंतजाम होने तक का भी धैर्य नहीं रखा। अब क्या होगा, कैसे होगा? दूसरी नौकरी क्या फटाक से मिल जाती है? अनेकों प्रश्न एक विकराल दैत्य की भांति अतिथि के सम्मुख फूं फुकार मार रहे हैं। वे गहरे उधेड़ बुन में है कि सहसा खिड़की के बाहर प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड में उसने पढ़ा मलाड़। वह हड़बड़ा गई। उसका स्टेशन आ गया। आगे खड़ी औरतों को जोर से खदेड़ते हुए वह एकदम से उतर गई। बड़ी जाड़ी औरत है, देखो तो कैसे धक्का मारकर चलती है। पीछे से एक औरत का स्वर गूंजा। अतिथि ने कोई ध्यान नहीं दिया। थके हारे कदमों से प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर ब्रिज पर आ गई। आहिस्ते आहिस्ते रेलवे का ब्रिज पार किया। बस स्टॉप पर आकर आशा नगर को जाने वाली 343 बस का इंतजार करने लगी। लोहे की लगी मोटी रेलिंग में भी यूं ही उकड़ू होकर बैठ गई। सीधे खड़े रहने की ताकत भी नहीं रह गई है। बस पूरे 20 मिनट में आई। फिर वही लोगों का रेला बेताब बस में घुसने के लिए। किसी तरह ताकत लगाकर वह लोगों को चीरते हुए बस में घुसी। अपनी प्रियदर्शनी सोसाइटी के पास के वाले स्टॉप पर वह उतर गई। सोसाइटी के अंदर आते वक्त गेट पर खड़े गुरखे गेटकीपर ने उसे रोज की तरह सैल्यूट मारा। वह हमेशा उसके सैल्यूट का एक शिष्ट मुस्कान फेंक कर जवाब देती है, किंतु आज वह मधुर मुस्कान अपने चेहरे पर नहीं ला सकी। बस एक उदास उपेक्षित नजर गुरखे पर डालकर आगे बढ़ गई। उसके चेहरे की इस असहज गंभीर भाव भंगिमा देखकर गुरखा सकुचा गया। अपनी ही सोच में डूबी अतिथि विंग 5 की ओर बढ़ी। लिफ्ट का दरवाजा खोलकर 7वां नंबर दबाया। सोसाइटी का यह फ्लैट भी उसकी एडवर्टाइजिंग कंपनी की नौकरी के दम पर लिया गया है। उसकी ऊंची तनख्वाह के कारण ही उसके कर्ज कंपनी से मकान के लिए एक अच्छा खासा ऋण मिला है। ऋण की किश्तें प्रति माह उसी के वेतन से निकल रही हैं। अब बिना किसी वेतन के ऋण की प्रति माह 3000 की किश्त कैसे अदा की जाएगी? सोसाइटी के रख रखाव के लिए प्रति माह 700 रुपये कहां से दिए जाएंगे? और उनके घर के सारे खर्चे। ओह मां! अतिथि सिहर उठी। लिफ्ट से निकलकर गलियारे में चलते हुए बेमन सी वह अपने दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। कंधे पर बेतरतीब से झूल रहे बैग में चाबी टटोलने लगी। सोचने लगे कि पता नहीं अनिल ऑफिस से आया होगा या नहीं। अपने सेल्स बॉय के अटपटे काम में ना तो उसके ऑफिस जाने का कोई समय रहता है, न वापस घर आने का। कई दफा पूरा का पूरा दिन घर में बिता देता है। कहता है फोन से काम चल जाता है। हे भगवान, फोन का बिल तो वह भूल ही गई। जब देखो अनिल वह कॉर्डलेस फोन लेकर नंबर घुमाता रहता है। जब से उसने उसे मोबाइल खरीद कर दिया है तो हर समय मोबाइल पर लगा रहता है। कभी अपनी नौकरी के जायज काम के लिए, कभी यूं ही अपने सिरफिरे दोस्तों से फालतू की गुफ्तगू करने के लिए। उसने उसे कई बार आगाह किया कि फोन का इतना अधिक इस्तेमाल मत करें, बिल बहुत ज्यादा आता है, लेकिन वह कभी मानने से बाज नहीं आता। बैग से चाबी निकालकर अतिथि ने दरवाजा खोला। अकस्मात राव रॉ का शोर कानों में गूंजा। यह क्या, यह शोर? वह तो आज घर में अपूर्व शांति, एक नीरवता चाहती है। उसका मन इस कदर उखड़ा हुआ है कि किसी तरह का शोर, कोई हो हल्ला उसे बर्दाश्त नहीं। भुनभुनाते हुए वह घर के संकरे गलियारे को पार कर बैठक में आ गई। चौखट पर ठिठक कर अंदर का नजारा देखने लगी। यह उसके ध्यान से उतर गया था कि आजकल इंडिया का क्रिकेट मैच चल रहा है। अनिल और उसके 4 दोस्त आंखें फाड़े टीवी के आगे जमे बैठे हैं। चाय के जूठे कप प्लेटें सोफे पर, मेज पर,
जगह जगह बेतरतीब से फैले हुए हैं। उनमें बची चाय की लकीरें सूख कर जम गई हैं। सोफे के सभी कुशन अस्त व्यस्त इधर उधर ढुलके हुए हैं। टीवी का कवर ट्रॉली से लटकते हुए नीचे जमीन पर झूल रहा है। अनिल या तो आज अपने काम पर नहीं गया या फिर मैच देखने की वजह से काम से भागकर घर जल्दी आ गया। साथ में अपने 4 सड़क छाप दोस्तों को भी ले आया है। 25 इंच के रंगीन टीवी के सामने पसरकर जी चैनल पर क्रिकेट मैच देखने का लुत्फ भी उसी की नौकरी की वजह से है। हर महीने स्पेशल कनेक्शन के 200 रुपए केबल वाले को देने पड़ते हैं। कई बार उसने इस कनेक्शन को हटाने की सोची, इसलिए नहीं कि वह 200 रुपए का खर्चा प्रतिमाह वहन नहीं कर सकती। वह क्रिकेट मैच के दौरान अनिल के दोस्तों की लगती जमघटों से परेशान है। ले देकर 1.5 कमरे का तो घर है उनका। यह एक ड्राइंग रूम ही थोड़ा बड़ा व खुला है। दूसरे कमरे को तो पूरा कमरा कहना भी बेकार है। हर बार अनिल छोटे बच्चों की तरह जिद करके उसे कनेक्शन ना हटाने से मनवा लेता है। अनिल ने एक सरसराती नजर से उसे देखा। उसका पूरा ध्यान टीवी पर चलते मैच पर है। लापरवाही से एक संक्षिप्त वाक्य बोला, आ गई तुम? आंखें फिर स्क्रीन पर स्थिर हो गई। उसके बाकी साथी भी स्क्रीन पर एक टकटकी लगाए बैठे हैं। अतिथि की तरफ किसी को देखने की फुर्सत नहीं है। अतिथि अपमानित महसूस करने लगी। साथ ही गुस्से से उसकी सांसों का वेग बढ़ गया। वह आज की बात नहीं है। जब भी टीवी पर क्रिकेट मैच चलता है वह इस कदर मशगूल होकर देखता है कि उस वक्त वह कहीं नहीं देखता, बीवी की तरफ भी नहीं, जिससे उसने प्रेम विवाह किया था। लगता है इंडिया जीत जाएगा, वह चहकते हुए बोला। आंखें उसकी पूरी एकाग्रता से सीधी गेंद पर टिकी है। इतनी एकाग्रता से शायद बैटिंग कर रहे खिलाड़ी की भी नहीं टिकी है। अब ये कुछ नहीं कहा जा सकता। साउथ अफ्रीका के तो बॉलर भी बैट्समैनों की तरफ फील्ड में जम जाते हैं, उसका एक दोस्त बोला। हाँ यार, एक बार डोनाल्ड, दूसरा दोस्त कहने को हुआ, तीसरा एकदम से चिल्लाया, अरे अरे पॉलक आउट। बाकी भी चिल्लाए, आउट आउट पॉलक आउट। अब भारत जीत जाएगा, फाइनल में मैच पहुंचेगा, अनिल गदगद होते हुए बोला। बहुत दिनों बाद भारत को क्रिकेट में जीत मिली है, कहते हुए अनिल व उसके दोस्त जोश में बेतहाशा तालियां पीटने लगे। टीवी में भी दर्शक गण की तालियों की गड़गड़ाहट मच उठी है। अतिथि से यह हल्ला बर्दाश्त न हो सका। अपने कानों में उसने हाथ रख लिए। वैसे भी जब से मैच फिक्सिंग में अजरुद्दीन जैसे शालीन क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम शामिल होने की बात चर्चा में आई है, उसका मन इस खेल से उखड़ गया है। और आज इस उचाट मनस्थिति में टीवी पर चलता क्रिकेट मैच मन को और भी अशांत कर रहा है। सहसा अनिल उससे बोला, तुम खड़ी क्यों हो? मैच बड़े दिलकश मोड़ पर पहुंच गया है, आकर यहां बैठ जाओ। जवाब में अतिथि ने सिर्फ उसे वितृष्णा से घूरा। पलटकर वह बेडरूम में चली गई। दरवाजा भिड़ा दिया। जमीन पर अपना बैग पटकते हुए निढाल बिस्तर पर पसर गई। टीवी का प्रबल नाद, साथ साथ अनिल और उसके दोस्तों के कहकहों, ठहाकों का शोर भिड़े दरवाजे को चीरकर निरंतर अंदर आ रहा है। यह कोलाहल उसे बुरी तरह व्यग्र कर रहा है। उसका सिर दर्द होने लगा। उसने उठकर दराज से डिस्प्रिन की गोली निकाली, बिना पानी के ही घूंट ली। उसे इस समय घर में एक निस्तब्धता, एक अटूट चुप्पी चाहिए, कुछ गुमसुम क्षण चाहिए। और अनिल, उसे अपने पति से चिढ़ होने लगी। कितनी बार उसने उससे कहा है कि वह टीवी पर क्रिकेट मैच देखने के लिए अपने इन बेमतलब के दोस्तों को ना बुलाया करे। वे यहां आकर धरना देकर बैठ जाते हैं, उनके घर को हाईजैक कर लेते हैं। उनका पूरा घर उन लड़कों की तरह अस्त व्यस्त, बिखरा बिखरा सा लगने लग जाता है। मगर अनिल उसकी कोई भी झिड़की को कभी गंभीरता से नहीं लेता। दरअसल जिंदगी की किसी भी बात को अनिल ने गंभीरता से लेना सीखा नहीं। सरल
बेबाक तरीके से जिंदगी बिताने की उसकी शैली है। अतिथि ने उससे अपने घर वालों के खिलाफ शादी की है। दोनों अंधेरी के भवन कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। प्रथम वर्ष ही वे दोनों एक दूसरे के प्रति अनुरक्त हो गए थे। 3 वर्षों तक उनका लव अफेयर चला था। बीएससी के बाद अतिथि बजाज इंस्टीट्यूट से एमबीए करने लगी और अनिल इधर उधर छोटी मोटी कंपनियों में छुटपुट नौकरी की तलाश करने लगा, लेकिन उनका अफेयर चलता रहा। एमबीए के बाद जब मुद्रा एडवर्टाइजिंग कंपनी में अतिथि की नौकरी लग गई, उसने अपने घर वालों के सामने अनिल से अपनी शादी की बात रखी, सीधे व सधे शब्दों में। जैसा कि उसे शक था, उसके घर वालों ने कड़ा विरोध किया। कई कारण थे उसके विरोध के। अनिल का विजातीय होना, अपेक्षाकृत कम प्रतिष्ठित घर का होना जैसे आम मुद्दे तो थे ही, मगर अहम मुद्दा उनके एतराज का अनिल व अतिथि की प्रतिभाओं में असमानता का था। अतिथि अनिल से अधिक पढ़ी लिखी थी, एडवर्टाइजिंग कंपनी के मोहक जॉब में थी, उससे अधिक परिपक्व सुलझे विचारों की। अनिल उससे कम पढ़ा लिखा, बेहद साधारण व्यक्तित्व का, अस्थायी मामूली सी नौकरी पर। रोष में आकर अतिथि के घर वालों ने न जाने अनिल को कितनी हे उपाधियों से अलंकृत किया था। फक्कड़, फकीर, 2 टके का आदमी, सड़क छाप। अतिथि उसके साथ शादी करके उसकी जग हसाई करेगी। अतिथि की सखियों ने भी आश्चर्य से उससे पूछा था, अनिल में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो वह उसे इतना पसंद करती है। सभी अचरज से पूछा करते थे, आखिर वह उसे इतना पसंद क्यों करती है। वह स्वयं नहीं जानती थी कि वह उसे इतना पसंद क्यों करती है। किसी का भी एतराज, किसी का भी आश्चर्य उसे अपने फैसले से डगमगा नहीं पाया था। कोर्ट में जाकर उसने मजिस्ट्रेट के सामने अनिल से विवाह कर लिया और आजीवन उसके साथ जिंदगी बिताने का ठान ली। लेकिन विवाह के बाद उसे आभास हुआ कि जिंदगी का असली धरातल अति कठोर है। अनिल से उसकी शादी के लिए उसके घर वालों का विरोध गलत नहीं था, उसकी सखियों का आश्चर्य यूं ही नहीं था। वास्तव में मुंबई जैसे महानगरी में जिंदगी के निर्वाह के लिए अनिल जैसे फक्कड़ किस्म के युवक पर आश्रित नहीं हुआ जा सकता। उसी ने कमर कस ली अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींचने के लिए। संजोग से उसके पास ऐसा जॉब था जो उसे बढ़िया वेतन दिला रहा था। उसके सभी खर्चों की पूर्ति आराम से हो रही थी, जिंदगी अच्छी ही कट रही थी। लेकिन अब धड़ाम से दरवाजा खुला। अनिल चहकते हुए अंदर घुसा, उत्साहित स्वर में बोला, इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया। बिना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अतिथि निरुत्साहित सी खामोश बैठी रही। अरे हद कर दी तुमने, मैं कह रहा हूं इंडिया जीत गया, फाइनल में पहुंच गया और तुम हो कि कोई असर भी नहीं हो रहा। अगर इंडिया जीत गया, फाइनल में पहुंच गया तो मैं क्या करूं? स्वर की उत्तेजना से अनिल सकपका गया। एकदम से बोला, भाई कुछ मत करो, कुछ मत करो, मैं तो खामखा इसलिए बताने आ गया कि तुम खुश होंगी। बहुत लंबे अरसे बाद इंडिया को क्रिकेट में जीत मिली है। कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। रुको, अतिथि चीखी। वह ठिठक गया। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। ऐसे नहीं, पहले यहां मेरे पास आकर इत्मीनान से बैठो। अतिथि बेड पर अपना हाथ मारते हुए बोली। अरे मैन ऑफ द मैच घोषित होने वाला है, तेंदुलकर को मिलेगा। उसने बड़ी धांसू बैटिंग की है। अनिल कमरे से लगभग बाहर भागते हुए बोला। बंद करो ये बकवास, अतिथि चीखी। पल भर अनिल ने उसे असमंजसता से ताका, फिर लापरवाही से अपना हाथ हिलाते हुए तलखे से बोला, मुझे मालूम है तुम्हें क्या कहना है। तुम्हारा कोई प्रमोशन हो गया होगा या बॉस के साथ फिर कहीं जाना होगा, ऊटी, चेन्नई। कहकर वह सीधे ड्राइंग रूम की ओर भागने लगा। अतिथि पीछे से चिल्लाई, नहीं, मेरा कोई प्रमोशन नहीं हुआ, मुझे बॉस के साथ कहीं नहीं जाना, मुझे तुम्हें बताना है कि मैं हार गई हूं। जाते जाते अनिल हठात रुक गया, मुड़कर अतिथि को हैरत से देखा।
उसकी बात उसे समझ में नहीं आ रही है। वह टूटे स्वर में बोली, मेरी नौकरी चली गई है, मैंने आज रिजाइन कर दिया है। अनिल उसे और हैरत से देखने लगा। चेहरे के तल्ख व कठोर भाव एकदम से नरम हो गए। फिर न जाने क्यों वह यकायक जोर से हंस पड़ा। ओहो, तभी तुम आज इतनी उखड़ी उखड़ी उदास सी हो। हंसते हुए वह बोला, इट इज नॉट फनी। यह बहुत सीरियस बात है। सोचो जरा, हमारा खर्चा, लोन की किस्त, सोसाइटी का पैसा सब कहां से होगा? मैं हूं तो तुम। न चाहते हुए भी अतिथि के चेहरे पर उपहास की हंसी बिखर गई। हाँ, मैं, शब्दों पर बल देते हुए अनिल एक गहरे आत्मविश्वास से बोला, अगर मैं चाहूं तो एक दिन में 20 घंटों तक लगातार काम कर सकता हूं। तुमसे ज्यादा नहीं, पर अपने इस छोटे से घर के खर्चे चलाने लायक तो कमा ही सकता हूं। अतिथि को उसका आत्मविश्वास अच्छा लगा, लेकिन वह उसे एक अविश्वास से देखने लगी। वह उन्मुक्त स्वर में बोला, तुम सारी फिक्र छोड़ दो, अपने पति को इतना निकम्मा मत समझो। कहते हुए वह आगे बढ़ा और एक झटके से उसे उठा लिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। उसकी गोदी में कसमसाते हुए अतिथि स्वयं को मुक्त कराने का असफल प्रयास करने लगी। अतिथि को अपनी मजबूत बाहों में थामे वह ड्राइंग रूम में आया। सभी दोस्त उन्हें हतप्रभ देखने लगे। चेहरे पर कौतुक हास्य के भाव से आ गए। अनिल इतराते हुए एक से बोला, जा भारती, नीचे रेडी वाले से गरम गरम बटाटा बड़े और जलेबी ला। दूसरे से बोला, और वीरेश, तू किचन में जाकर चाय बना, आज इंडिया नहीं, मेरी मैडम अपना मैच जीती है। बात का बगैर कोई गूढ़ अर्थ निकाले सभी दोस्त हर्ष से चहकने लगे। बधाई देने के लिए अतिथि से हाथ मिलाने लगे। अरे हटो यहां से, उनके हाथों को परे झटकते हुए अतिथि बोली। पर अनायास उसकी भी हंसी छूट गई। हंसते हुए बोली, मेरी यहां नौकरी चलेगी और तुम मुझे बधाई दे रहे हो? सभी दोस्त चकराकर हतप्रभ अनिल को देखने लगे। अनिल बोला, देखो भाई, मैडम कई दिनों से अपनी नौकरी में परेशान चल रही थी। रोज उसे छोड़ने की बात करती थी, आज छोड़ दी वे कमबख्त नौकरी। मुद्रा को बाय बोल दिया। हुई ना खुशी की बात? समर्थन में गर्दन हिलाते हुए सभी दोस्त हुल्लड़ सा मचाते हुए अतिथि की ओर बढ़े, उससे हाथ मिलाने लगे। सहज ही अतिथि के हाथ भी आगे बढ़ गए। एक बोला, नौकरी की क्या कमी, एक छोड़ो 1000 मिलती हैं। दूसरा बोला, मुंबई तो अपनी ऐसी है, आदमी अगर ठान कर सुबह नौकरी ढूंढने निकल जाए, शाम को 4 हाथ में लेकर लौटता है। तीसरा बोला, मुझे हारना ज्यादा अच्छा लगता है, हार कर ही आदमी को अपनी सही पहचान होती है। चौथा, हाँ यार, हर समय खुशी खुशी ही अच्छी थोड़ी होती है, कभी हार का भी मजा चखना चाहिए। और असली हारना तो तभी होता है जब आदमी दोबारा जीतने की ख्वाहिश छोड़ दे। मैं अब भी अतिथि मैडम को इस हारने वाली जीत की खुशी में कड़कदार चाय पिलाता हूं। तू जाकर भारती तब तक बटाटा बड़ा और जलेबी लेकर आ। दिस इज ए पॉजिटिव प्रॉब्लम। क्या मालूम अतिथि मैडम की किस्मत में कोई दूसरी अच्छी नौकरी लिखी हो। वह सभी अनिल के दोस्त निहायत ही मामूली लड़के हैं, लेकिन उनकी बातें अतिथि को उस वक्त एक विश्वास, एक ताकत दे रही हैं। अपने सेल्स बॉय के काम में लोकल ट्रेन में सुबह से शाम एक छोर से दूसरे छोर रास्तों की धूल छांटने के साथ साथ वे जिंदगी की भी धूल छांटते हैं। जिंदगी को इतने करीब से जीते हैं कि उसके छोटे छोटे सुख व दुखों से परे हो जाते हैं। ये छोटे मामूली लोग जिंदगी को शायद ज्यादा बेहतर समझते हैं। अतिथि को दिलासा देते हुए शायद वे स्वयं इस सच्चाई से अनजान थे कि उनकी बातें कितनी गूढ़ हैं। एक दोस्त किचन में चाय बनाने के लिए घुस गया, दूसरा नीचे रेडी वाले से बटाटा बड़े खरीदने चला गया। 2 दोस्त अतिथि के पास बैठकर उसे हंसाने का प्रयत्न करने लगे। अतिथि मैडम, जरा बताओ तो कि फिक्र कैसे की जाती है। अच्छा, परेशान होने की एक्टिंग करो। नहीं नहीं, यह बताओ कि मुसीबत के समय इंसान का चेहरा टेढ़ा होकर कैसे हो जाता है। कहकर वह दोस्त स्वयं का चेहरा टेढ़ा करने लगा।
उनकी बेसिर पैर की बातों व हास्य मुद्राओं से अतिथि उन्मुक्त हंसने लगी। उनका स्नेही व्यवहार उसे गुदगुदाने लगा। मैं भूल ही गई थी कि आज उसकी नौकरी छूटी है और इस वक्त उसे चिंताग्रस्त रहना चाहिए। अनिल एक हल्की मुस्कुराहट से कुछ पलों तक उसे उन्मुक्त हंसते देखता रहा। फिर रैक पर जाकर उसने दराज से कुछ पेपर्स निकाले। अतिथि के पास आकर संकोच से उसने भी पेपर्स उसकी ओर बढ़ाए। क्या है? वह बोली। थोड़ा रुककर वह झिझकते हुए बोला, तुम्हारे लिए विज्ञापनों की कुछ कटिंग है। दरअसल इस नौकरी में तुम्हारा मिजाज देखकर मुझे बहुत पहले ही आभास हो गया था कि तुम इस नौकरी में ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। मैंने न्यूज़पेपरों से विज्ञापनों की तुम्हारे लिए कटिंग काटनी शुरू कर दी थी। अतिथि ने सीधे उसके हाथों को पकड़ लिया। भावुक स्वर में बोली, ओह अनिल, तुम मुझे कितना जानते हो। इतना तो शायद मैं अपने को नहीं पहचानती। अधीर स्वर में उससे पूछने लगी, तुम्हें पक्का मालूम था कि मैं जल्दी ही इस नौकरी को छोड़ दूंगी? वह मूक गर्दन हिलाने लगा। अतिथि की आंखें सहसा ही नम हो गई। नम आंखों से अनिल को प्यार से देखने लगी। एक दोस्त छट से कंप्यूटर की ओर बढ़ा, स्विच ऑन करते हुए बोला, लो अतिथि मैडम, जब तक आपके लिए चाय बनती है फटाफट कंप्यूटर पर 2-3 अर्जियां टाइप कर डालो, मैं आज ही पोस्ट कर दूंगा। अनिल उसे धकेलते हुए कंप्यूटर के पास ले गया। दोनों हाथों से उसे कुर्सी पर बैठाया। उसकी आंखों में टिके आंसुओं को पहुंचते हुए बोला, बिना कोई जोखिम उठाए न हार मिलती है न जीत। जो छूट चुका है उसके बारे में सोचकर दुखी मत होना। जो आने वाला है सिर्फ उसके बारे में सोचो। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अतिथि एक नए साहस से भर गई। मुस्कुराकर एक पल उसने अनिल को देखा, फिर पलटकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर नई नौकरी के लिए एप्लीकेशन टाइप करने लगी। अनिल उसके पीछे खड़े होकर स्क्रीन पर टाइप होती एप्लीकेशन को मूक पढ़ने लगा। जिंदगी की हर बात को अनिल बड़ी सरलता से लेता है। जिंदगी के हर रूप को वह पसंद करता है। जीवन के प्रति उसका यह विश्वास, मुसीबतों से उसकी यह सकारात्मक धारणा अतिथि को एक स्फूर्ति, एक अज्ञात शक्ति से भरा करती है। इसीलिए वह उसे पसंद करती है। तो ये थी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं और लाइक बटन दबाना भी ना भूलें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम हिंदी साहित्य से कहानी और कविताओं के अमूल्य खजाने आपके लिए ला सकें। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल।